हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणु अणु का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है, ये हम लोगों ने जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी और उसके अंदर हमने प्योर वाइब्रेशन आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तब हमने ये एनर्जी निकाली थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो, वापस आप रिकैपिचुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये निकाली थी एनर्जी के लिए इक्वेशन। ये क्या है? ई वी इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो बार वी प्लस हाफ 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए पर सेंटीमीटर। ए, अगर आपको ध्यान हो, एन हार्मोनिक कांस्टेंट था, जहाँ पर वी की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 हो सकती है। और सिलेक्शन रूल, जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, सिलेक्शन रूल क्या होता है? जो प्योर स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल हम लोगों ने देखा था, वही सिलेक्शन रूल हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा वी इक्वल्स टू +-1 +-2 एंड +-3। अब हम जैसा आप लोगों को पता है कि जो लोअर स्टेट होती है, जिसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वी की वैल्यू 0 है और वी की वैल्यू 0 से वी की वैल्यू 1, ये ट्रांजिशन होना है। जैसा आपको पता है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड होती है, तो ट्रांजिशन हमेशा कहाँ से होगा? 0 to 1 और 0 to 2, इस तरह से ट्रांजिशन होगा। तो हम सबसे पहला देखते हैं, ये माने हम कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांजिशन है, आप लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो एक तरह से हम वापस उसी को पढ़ रहे हैं। तो कमरे के ताप पर जब V = 0 से V = 1 संक्रमण में ऊर्जा का जो अंतर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर ये निकाला हुआ है, डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू डेल्टा ई बार इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो। ये वेव नंबर है, इसके ऊपर बार है तो इसको हम वेव नंबर कहते हैं। 1 - 2a पर सेंटीमीटर। ये हो गया 0 से 1 के ट्रांजिशन के लिए। इसी तरह से जब 0 to 2 का ट्रांजिशन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 न्यू ज़ीरो 1 - 3a पर सेंटीमीटर। इसी तरह से ये चलता रहेगा और हमारे को ये वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हॉट बैंड है वो कहाँ पे मिलते हैं? जब ट्रांजिशन होता है 1 से 2 के लिए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस निकालने के लिए, ये देखिए, जो फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाला इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं हम न्यू बार से। तो न्यू बार फंडामेंटल विल बी इक्वल टू न्यू ज़ीरो, दैट इज़ इनिशियल न्यू ज़ीरो बार प्लस माइनस न्यू बार ई 1 - 2a। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? रमन लाइंस की जो फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये उसके लिए है। अब हम बात कर रहे हैं स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। तो अगर स्टोक्स लाइन होएगी तो ये देखिए यहाँ पे स्टोक्स लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वेव नंबर फॉर स्टोक्स विल बी इक्वल टू न्यू ज़ीरो बार माइनस न्यू ई बार 1 - 2a पर सेंटीमीटर। और एंटी स्टोक्स लाइन होएगी तो क्या हो जाएगा? न्यू ज़ीरो बार प्लस न्यू बार ई 1 - 2a पर सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है? स्टोक्स लाइन। और जो पॉजिटिव साइन है वो क्या बताता है? एंटी स्टोक्स लाइन। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन अ रमन स्पेक्ट्रा इट इज़ पॉसिबल फॉर वाइब्रेशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस टू अकर। रमन स्पेक्ट्रा में दोनों ही हो सकते हैं, वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं। और जैसा आपको पता है हमने एनर्जी निकाल चुके हैं। तो फॉर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये देखिए ये फॉर्मूला ये रहा हमारा,
ई वी जे, वी किसके लिए होगा, वाइब्रेशन के लिए, जे क्या है, रोटेशन क्वांटम नंबर, दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू जे प्लस 1 प्लस वी प्लस हाफ न्यू बार ई 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए। तो सिलेक्शन रूल जो होता है इन ट्रांजिशंस के लिए क्या होएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 2। इसमें हम क्या मान रहे हैं कि द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन रमन संक्रमण के साथ कंपन रमन संक्रमण भी होता है। तो अतः चयन नियम में कंपन तथा घूर्णन क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है। अतः इसके लिए जो चयन नियम है वो आपको भी बताया था कि डेल्टा वी वाइब्रेशन के लिए है, डेल्टा जे रोटेशन क्वांटम नंबर है। तो इसके अंदर जो चेंज होता है या जो सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 2। तो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम V equals to 0 to V equals to 1 and similarly when delta J is equal to 0 Q branch lines occur and when delta J equals to plus 2 then S branch lines and when delta J equals to minus 2 O branch lines occur in the spectrum। ये देखिए ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए स्पेक्ट्रा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे जो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर जो V इक्वल्स टू 0 से V इक्वल्स टू 1 वाले ट्रांजिशंस होते हैं, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि J का मान अगर 0 है तो Q ब्रांच जो है वो आती है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए J की वैल्यू क्या है, डेल्टा J चेंज इन डेल्टा J क्या है, 0 है। और ये जो बीच वाली जो ब्रांच है ये इसको हम कहते हैं Q ब्रांच। इसी तरह से जो S ब्रांच कब मिलेगी हमारे को, जब डेल्टा J की वैल्यू प्लस 2 है। जब डेल्टा J की वैल्यू प्लस 2 है तो हमें S ब्रांच मिलेगी और जब डेल्टा J की वैल्यू माइनस 2 है तो हमें O ब्रांच मिलेगी। तो ये एक इसका वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो अब हम इसके सिलेक्शन रूल देखते हैं। हम इसके समराइज़ कर सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो अलग अलग तरह के सिलेक्शन रूल हैं वो क्या हैं कि फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा डेल्टा जे विल बी इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा जे का मान 0 या प्लस माइनस 2 होना चाहिए। फॉर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा वी का मान प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 होना चाहिए। और वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू प्लस माइनस 1 और डेल्टा जे की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 2 होनी चाहिए। तो रमन स्पेक्ट्रा आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब हम इनकी जो एप्लीकेशंस है कि रमन स्पेक्ट्रा जो है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो हम देखते हैं। आप लोगों ने डिफरेंसेस, आप लोगों को पहले वाले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आईआर और रमन स्पेक्ट्रा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको जैसे बताया था कि आईआर जो स्पेक्ट्रा है वो किस पे बेस्ड होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है, और रमन स्पेक्ट्रा जो है वो स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड होता है। और आईआर स्पेक्ट्रा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल होना ज़रूरी है, जबकि रमन स्पेक्ट्रा में क्या है कि चेंज होना चाहिए अणु की ध्रुवणता में, यानी कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आईआर इनएक्टिव होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। तो अब अपन एप्लीकेशंस देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या मेन एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला है कि रमन स्पेक्ट्रा जो है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जो आणविक संरचना है उसको ज्ञात करने के अंदर रमन स्पेक्ट्रा का उपयोग होता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की संरचना। अब CO2 जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो इट शुड हैव 3 मोड्स आउट ऑफ विच 2 मस्ट बी IR एक्टिव and 1 must be Raman active, and this has been proved on experimental basis also। ये देखिए, ये जो 3 जो वैल्यूज़ आती हैं, है ना, 3 जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ये क्या क्या हैं? एक तो 1340 पर सेंटीमीटर जो कि रमन एक्टिव, 667 पर सेंटीमीटर है और 2349 पर सेंटीमीटर है। तो ये जो है ये बताती है कि जो CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर है N2O का, तो N2O की जो संरचना है उसको क्या मानते हैं, सिमेट्रिकल, और ये माना जाता है कि ये भी CO2 की तरह होना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल है जैसे कि NNO, तो दोनों जो हैं इंफ्रारेड और रमन एक्टिव होने चाहिए। और ये कि जो इसकी जो स्पेक्ट्रा है वो प्रूव करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ N2O इज़ NNO, यानी कि इट इज़ सपोज दैट स्ट्रक्चर ऑफ N2 इज सिमेट्रिकल एंड इट शुड बी लाइक दैट ऑफ CO2, दैट इज़ NON। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है NNO, और इट मस्ट बी बोथ इंफ्रारेड एंड रमन एक्टिव। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रूव हुआ है कि इट हैज़ NNO स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये NNO स्ट्रक्चर इसका होता है। इसी तरह से जो वाटर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ H2O, स्ट्रक्चर ऑफ H2O इज़ अनसिमेट्रिकल, दैट इज it means that nu1, nu2 and nu3 must be IR and Raman active, and it has been experimentally verified। तो ये भी ज्ञात हो गया है कि इसका जो है asymmetrical या bent स्ट्रक्चर होता है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रूव हुआ है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसने प्रूव किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से 25% सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ रमन फ्रीक्वेंसी लाइक KHSO4, बट ऑन डाइल्यूशन इट बिकम्स लाइक दैट ऑफ K2SO4 HSO4, यानी कि जो HSO4 आयन जो है उसका जो प्रेजेंस है वो इसको डिटेक्ट हुआ है स्पेक्ट्रा से। अब जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के बारे में भी ये रमन स्पेक्ट्रा हमें जानकारी देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हैलाइड्स जो ये हैं ये रमन फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु HgCl2, Hg2Cl2, ZnCl2 आदि क्लोराइड तीव्र रमन रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जो HgCl2 है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये इससे रमन स्पेक्ट्रा से प्रूव होता है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे कि टेबल दी गई है, ये जो टेबल है ये आपको बताती है एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए ये टेबल बहुत ही यूज़फुल है। जैसे अब देखिए, अगर आपको जो वेव नंबर इस पे अगर आपको मिलता है 3050 पर, तो इसका मतलब इसमें CH एरोमेटिक ग्रुप है। अगर CH एलिफेटिक ग्रुप है तो 2990 से 2970 के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें सैंपल में ये CH एलिफेटिक ग्रुप है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन का कैल्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है, ये कैल्कुलर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, तो इसके रमन स्पेक्ट्रम में, बेंजीन का जो रमन स्पेक्ट्रम है उसमें 2 रमन लाइंस मिलती हैं 995 पर सेंटीमीटर और 1050 सेंटीमीटर पर, जो कि CC और C डबल बॉन्ड C के कारण होती हैं। तो ये कैल्कुलर स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। इसी तरह से जो पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है, तो रमन स्पेक्ट्रा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोनोमर ऑफ अ पॉलीमर। पॉलीमर जो है वो किससे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। बहुलक जो है वो किससे बनता है, छोटी छोटी इकाई जो कि जिसको हम मोनोमर कहते हैं उसको कंबाइन करके एक चेन के रूप में होते हैं, तो उसको मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं उनको कंबाइन करके और पॉलीमर्स बनते हैं। तो रमन जो स्पेक्ट्रा है वो बताता है कि जो पॉलीमर्स हैं
दे आर इन द फॉर्म ऑफ चेन एंड दिस कैन बी एग्जामिन्ड बाय पोलराइज्ड रेडिएशंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है तो 166 पर सेंटीमीटर, बेंजीन न्यूक्लियॉन्स 1000, 1600, 3600 पर सेंटीमीटर, और अगर पॉलीसल्फाइड है तो CS और SS वाइब्रेशंस आर फाउंड एट 650 एंड 510 पर सेंटीमीटर। तो दीज वाइब्रेशंस गिव इंटेंस रमन बैंड वेयर एज देयर IR स्पेक्ट्रा इज आइदर एब्सेंट और वेरी वीक। तो जो पॉलीमर के जो स्ट्रक्चर हैं, बहुलक की जो संरचना है, उसका भी हम इससे निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बहुलक की जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है, तो काफ़ी सारी मोनोमर यूनिट्स उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस है या ट्रांजिशंस है क्रिस्टलाइन का नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट में, इसकी भी हम स्टडी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम कर सकते हैं। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मात्रात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।